हेलो विद्यार्थी मित्रों, इकोनॉमिक्स का ये छठा चैप्टर है जो है बेरोज़गारी। अब बेरोज़गारी किसे कहते हैं और बेरोज़गारी किस किस प्रकार की होती है, बेरोज़गारी किन कारणों से उत्पन्न होती है तथा बेरोज़गारी को कम कैसे किया जा सकता है, तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखोगे प्रस्तावना कि वर्तमान समय में विश्व के ज़्यादातर देश गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और मंदी जैसी अनेक आर्थिक और सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इन्हीं समस्याओं ने विश्व स्तर पर चिंताजनक परिस्थिति का निर्माण किया है और इन समस्याओं को हल करने के लिए प्रत्येक देश अपनी तरह से सतत लगातार प्रयत्नशील होने के बाद भी इन समस्याओं का पूर्ण रूप से निराकरण नहीं हो पाया है। यह बिल्कुल सत्य है। विकसित एवं विकासशील देशों ने आर्थिक विकास तो किया है, लेकिन पूर्ण रोजगारी का सृजन करने में वे सफल नहीं हो पाए। परिणाम स्वरूप बेरोजगारी की समस्या ने आज वैश्विक समस्या का रूप धारण कर रखा है। भारत में भी बेरोजगारी की समस्या लंबे समय से है, इसलिए आयोजन में भी बेरोजगारी की समस्या के निवारण के उद्देश्य को प्राथमिकता दी गई है। लेकिन देश में आर्थिक विकास होने के बावजूद बेरोजगारी की समस्या घटने की बजाय बढ़ती गई है, जो हमारे आयोजन की मर्यादा है। विकासशील भारत देश में एक और जनसंख्या वृद्धि का दर ऊंचा है, तो दूसरी ओर अपर्याप्त आर्थिक विकास होने के कारण बेरोजगारी की समस्या ने अति गंभीर स्वरूप धारण कर रखा है। अभी आप देखोगे कि बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है। सामान्य तौर पर बेरोजगारी अर्थात क्रियाशील व्यक्ति की कार्य रहित होने की परिस्थिति। बेरोजगार केवल श्रमिक ही हो ऐसा नहीं है, अपितु उत्पादन के अन्य साधन भी बेरोजगार हो सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर बेरोजगारी को केवल श्रम के ही संदर्भ में विचार किया जाता है, इसलिए यहाँ हम श्रमिक के संदर्भ में ही बेरोजगारी की संकल्पना को समझेंगे। प्रोफेसर पीगू बताते हैं कि बेरोजगारी अर्थात कोई भी व्यक्ति केवल तभी बेरोजगार कहा जाएगा जब उसे काम करने की इच्छा हो, फिर भी उसे काम न मिले, तो उसे क्या कहा जाएगा? बेरोजगार। संक्षेप में कह सकते हैं कि प्रवर्तमान वेतन दर पर व्यक्ति की काम करने की इच्छा शक्ति और तैयारी होने के बावजूद उसे काम न मिले, तो वह व्यक्ति बेरोजगार है, ऐसा भी कहा जाता है। बेरोजगारी के उपरोक्त अर्थ के अनुसार प्रवर्तमान वेतन दर पर व्यक्ति की काम करने की इच्छा शक्ति और तैयारी होने के बाद भी उसे काम से वंचित रहना पड़े, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को अनैच्छिक बेरोजगारी एवं अनिवार्य बेरोजगारी कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि व्यक्ति की काम करने की इच्छा और शक्ति न हो और वह प्रवर्तमान वेतन दर पर काम के बिना बैठा रहे, तो उस व्यक्ति को बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। अर्थात व्यक्ति में काम करने की इच्छा और शक्ति दोनों होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति स्वैच्छिक बेरोजगार की श्रेणी में आता है। यह बालक, वृद्ध, अशक्त, अपाहिज तथा स्वेच्छा से काम न करने वाले लोग बेरोजगार नहीं कहे जा सकते। इन लोगों की गिनती बेरोजगारी में नहीं गिनी जा सकती। इस प्रकार की स्वैच्छिक बेरोजगारी यह बेरोजगारी की समस्या नहीं है। बेरोजगारी की संकल्पना को श्रम की सक्रिय आपूर्ति के संदर्भ में समझा जा सकता है। सक्रिय श्रम की आपूर्ति में सामान्य रूप से 15 से 64 वर्ष की उम्र समूह के व्यक्तियों का समावेश किया जाता है। बेरोजगारी की परिभाषा में अनैच्छिक या अनिवार्य बेरोजगारी को ही देश के लिए समस्या रूप माना जाता है। भारत में भी बेरोजगारी की समस्या ने गंभीर आर्थिक समस्या का सृजन किया है। बेरोजगार व्यक्ति आर्थिक रूप से आश्रित होता है, जिससे वह समाज में सम्मानपूर्वक जीवन नहीं जी सकता। इसलिए भारत में बेकारी की समस्या केवल आर्थिक समस्या ही नहीं, बल्कि इससे सामाजिक, नैतिक और राजकीय स्तर की समस्याएं भी उत्पन्न हुई है। अभी हम देखोगे बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी का स्वरूप या प्रकार निर्धारित करने के दौरान अर्थतंत्र का स्वरूप समझना अति आवश्यक है, क्योंकि विकसित और विकासशील देशों में दिखाई देने वाली बेरोजगारी का स्वरूप विभिन्न हो सकता है। दोनों में भी
अलग अलग प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिल सकती है। सामान्य रूप से विकसित देशों में होने वाले चक्रीय परिवर्तनों के कारण असरकारक मांग के अभाव में बेरोजगारी का सृजन होता है, जो सामान्य तौर पर कम अवधि के लिए होती है। विकसित देशों में चक्रीय बेरोजगारी और घर्षणजन्य बेरोजगारी विशेष प्रमाण में देखने को मिलती है। इसे असरकारक मांग में वृद्धि करके हल किया जा सकता है, जबकि भारत जैसे विकासशील देशों में जहाँ जनसंख्या दर अधिक हो, वहाँ श्रम की आपूर्ति में तेजी से बढ़ोतरी होती है, किंतु दूसरी ओर देश में ढांचागत क्षति के कारण रोजगार के अवसरों में अत्यंत मंद गति से बढ़ोतरी होती है, जो अंततः बेरोजगारी की समस्या में परिणित हो जाती है। मतलब कि जो लास्ट में क्या हो जाती है, बेरोजगारी की समस्या बन जाती है। भारत में दिखाई देने वाली बेरोजगारी ढांचागत स्वरूप की होती है और वह दीर्घकालीन स्वरूप की होती है, जिसे आर्थिक, सामाजिक और राजकीय ढांचे में योग्य परिवर्तन करके आंतरिक ढांचागत सुविधाओं का विस्तार करके हल किया जा सकता है। बेरोजगारी का स्वरूप या प्रकार जानने के लिए राज्य कृष्ण समिति रिपोर्ट 2011-2012 के नीचे दर्शाए गए 4 मापदंडों में प्रस्तुत किया है। समय है। जिस व्यक्ति के पास काम करने की वृत्ति और शक्ति हो, किंतु सप्ताह में 28 घंटे या उससे कम समय के लिए काम मिले तो उसे तीव्र बेरोजगार कहा जाता है। किंतु व्यक्ति को सप्ताह में 28 घंटे से अधिक किंतु 42 घंटे से कम समय के लिए काम मिले तो उसकी बेरोजगारी की तीव्रता कम कही जाएगी। अब आय। व्यक्ति के काम के पश्चात इतनी कम आय मिले कि जिससे उसकी गरीबी दूर न हो सके तो वह आय की दृष्टि से बेरोजगार कहा जाता है। भारत की बेरोजगारी या भारत के ग्रामीण विस्तारों में इस प्रकार की बेरोजगारी विशेष प्रमाण में देखने को मिलती है। जैसे किसी एक व्यक्ति को अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए प्रति माह 30,000 रुपये की आवश्यकता हो, किंतु वह व्यक्ति वर्तमान समय में से 15,000 या उससे कम आय ही प्राप्त करने में सक्षम है। थर्ड है सहमति। व्यक्ति जिस काम को करने की योग्यता रखता हो, किंतु उस योग्यता के अनुरूप उसे काम न मिले तो ऐसी परिस्थिति में उसे अपनी योग्यता से कम योग्यता वाले किसी भी काम को स्वीकार करने को मजबूर होना पड़ता है। किंतु इस प्रकार के काम से उसे अपेक्षाकृत कम आय प्राप्त होने से वह अर्ध बेरोजगार है, ऐसा कहा जाता है। जैसे सीए की डिग्री प्राप्त व्यक्ति के क्लर्क, लिपिक के रूप में काम करना पड़े। नेक्स्ट है उत्पादकता। श्रमिक की वास्तविक उत्पादकता जो हो, उससे वर्तमान में कम उत्पादकता वाला कार्य करता हूँ तो कुल उत्पादन उसकी शक्ति या उत्पादकता में प्रमाण में कम होगा। जैसे कि कोई एक व्यक्ति एक दिन में 20 मीटर कपड़ा बनाने की क्षमता रखता है, लेकिन वह 10 ही मीटर कपड़ा बनाने के अनुरूप ही उसे काम मिले तो 10 मीटर कपड़ा बनाने की जो उसकी शक्ति है उसका क्या हो रहा है, क्षति हो रही है। तो इस प्रकार से उपरोक्त मापदंड के अनुसार बेरोजगारी के प्रकारों को नीचे बताया गया है। देखिए, पहला है संपूर्ण या खुली बेरोजगारी। जो व्यक्ति प्रवर्तमान वेतन दर पर कार्य करने के लिए तैयार हो और अपेक्षित योग्यता भी रखते हो, फिर भी उन्हें किसी भी प्रकार का रोजगार उपलब्ध न हो तो वे संपूर्ण रूप से बेरोजगार है, ऐसा कहा जाता है। सामान्य रूप से जिस देश में श्रम की पूर्ति में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और शहरीकरण की प्रक्रिया भी अत्यंत तीव्र हो, वहाँ संपूर्ण बेरोजगारी का वृद्धि दर ऊंचा देखने को मिलता है। इस प्रकार की बेरोजगारी गाँव की अपेक्षा शहरों में विशेष देखने को मिलती है, जिसमें ज़्यादातर खुले बेरोजगार जो गाँवों में से शहरों की ओर काम की तलाश में आए व्यक्ति हैं। संपूर्ण बेरोजगारी का सामना सामान्य तौर पर शिक्षित और तालीम विहीन व्यक्तियों को अधिक करना पड़ता है। संपूर्ण बेरोजगार व्यक्ति काम करने में सक्षम होने के बाद भी काम प्राप्त नहीं कर पाते, अपितु वे उपभोग और खर्च तो करते ही हैं, इसलिए वे अर्थतंत्र के लिए बोझ रूप बन जाते हैं और वे उत्पादकता घटने के लिए कारणभूत हो जाते हैं।
संपूर्ण बेरोजगारी का प्रमाण 15 से 25 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्तियों में अधिक देखने को मिलता है। संपूर्ण या खुली बेरोजगारी का आंक आधारभूत तौर पर प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य है। फिर भी उसके मापन की 3 पद्धतियां प्रचलित हैं। पहली है रोजगार विनिमय केंद्र में पंजीकरण के द्वारा, दूसरा है श्रम आपूर्ति के न्यायदर्श सर्वे के द्वारा, तीसरा जनगणना के आंकड़ों के द्वारा। नेक्स्ट है अर्ध बेरोजगारी। श्रमिक अपनी शक्ति या योग्यता का संपूर्ण उपयोग न कर सके, अर्थात कम समय के लिए अल्प योग्यता या शक्ति वाले कार्य का स्वीकार करना पड़े तो इसे अर्ध बेरोजगार कह सकते हैं। श्रमिक प्रतिदिन जितने घंटे अथवा वर्ष में जितने दिन काम करने की वृत्ति या शक्ति के संदर्भ में सक्षम हो, उससे कम घंटे या दिन का ही काम मिले तो उसे अर्ध बेरोजगार कहा जाता है। जैसे कि किसी औद्योगिक इकाई या कृषि में श्रमिक को 8 घंटे के बदले केवल 5 घंटे ही काम मिले तो वह अर्ध बेरोजगार है। इसी तरह से भारत के ग्रामीण विस्तारों में कृषि क्षेत्र में दिखाई देने वाले मौसमी बेरोजगारी भी अर्ध बेरोजगारी का ही प्रकार है, कारण कि कृषि क्षेत्र में लगे हुए श्रमिकों को बुआई और कटाई के मौसम में ही काम मिलता है तथा शेष समय में वे काम से वंचित रह जाते हैं। भारत में अधिकतर कृषि वर्षा पर आधारित है। भारत में सिंचाई की सुविधाएं अपेक्षाकृत प्रमाण में मर्यादित होने से कृषि क्षेत्र में इस प्रकार की मौसमी बेरोजगारी विशेष तौर पर देखने को मिलती है। ठीक उसी प्रकार से शिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता या डिग्री के प्रमाण में काम न मिले या कम मिले, कम योग्यता वाले काम को उन्हें स्वीकार करना पड़े तो उसे भी अर्ध बेरोजगारी कहा जा सकता है। जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वाले व्यक्ति को गैरेज में नौकरी करनी पड़े तो वह अर्ध बेरोजगार है। नेक्स्ट है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी अर्थात छुपी बेरोजगारी। इस प्रकार की प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत जैसे विकासशील देशों में सविशेष देखने को मिलती है। किसी भी व्यवसाय में प्रवर्तमान टेक्नोलॉजी के संदर्भ में अपेक्षाकृत अधिक श्रमिक काम में लगे हुए हों तो ऐसे अधिक श्रमिकों को उत्पादन क्षेत्र से हटा दिया जाए तो भी कुल उत्पादन में कोई परिवर्तन नहीं होता तो ऐसे श्रमिक प्रच्छन्न बेरोजगार कहे जाते हैं। यदि उत्पादन में साधन और उत्पादन पद्धति दी गई हो और अति जनसंख्या वाले विकासशील देशों के कृषि क्षेत्र में श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य हो तो ऐसे देशों में प्रच्छन्न बेरोजगारी प्रवर्तमान है ऐसा कहा जाएगा। उपरोक्त तथ्य के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ती गई है जिससे रोजगार मांगने वालों की संख्या में ऊंचे दर पर बढ़ोतरी हुई है, किंतु देश में कृषि के अलावा अन्य क्षेत्रों का अपर्याप्त विकास होने से रोजगार मांगने वालों का कृषि क्षेत्र पर बोझ लगातार बढ़ता गया है। इन अधिक श्रमिकों को कृषि क्षेत्र से दूर किया जाए तो भी कृषि उत्पादन में कोई कमी नहीं होती है। ऐसे विशेष श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होने से ये श्रमिक प्रच्छन्न बेरोजगार के रूप में जाने जाते हैं। शहरों में भी उद्योग और व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में इस प्रकार की प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। सामान्य तौर पर जिस व्यवसाय में श्रम कार्य परिवार द्वारा हो रहा हो तथा श्रमिकों को वेतन मुद्रा के स्वरूप में न चुकाया जा रहा हो वहाँ प्रच्छन्न बेरोजगारी विशेष तौर पर देखने को मिलती है। जैसे कि यदि 10 हेक्टेयर ज़मीन का इष्टतम उपयोग किया जाए तो अधिक से अधिक 5 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सकता है, लेकिन अन्य स्थान पर काम उपलब्ध न होने की स्थिति में परिवार के अन्य 3 सदस्य भी इसी कृषि कार्य में लग जाते हैं, किंतु इनके कृषि में जुड़ जाने से कुल कृषि उत्पादन में कोई भी वृद्धि नहीं हो रही है तो इन 3 विशेष श्रमिकों को प्रच्छन्न बेरोजगार कहा जाएगा। ऐसे श्रमिक बेरोजगार नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन इनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होने के कारण वे प्रच्छन्न बेरोजगार कहे जाते हैं। नेक्स्ट है चक्रीय बेरोजगारी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में
निवेशकर्ता और बचतकर्ता दोनों भिन्न व्यक्ति हैं, जिसमें समय समय पर इन दोनों वर्गों के बीच असमतुला की कंडीशन उत्पन्न होती है। परिणाम स्वरूप अर्थतंत्र में कभी तेजी तो कभी मंदी की परिस्थिति का सृजन हो जाता है। तेजी की स्थिति में अर्थतंत्र में पूंजी निवेश, उत्पादन, आय, रोजगार इत्यादि में बढ़ोतरी का रुझान देखा गया है, जबकि संपूर्ण अर्थतंत्र में मंदी की असर हो तो चीज वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में कमी होती है। परिणाम स्वरूप असरकारक मांग के अभाव में उद्योगों को उत्पादन घटाना पड़ता है अथवा उत्पादन इकाई बंद करनी पड़ती है और अधिकांश श्रमिकों को काम से दूर किया जाता है। इस प्रकार यहाँ मंदी बेरोजगारी का कारण बन जाती है। इसलिए इस बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी या मंदी जन्य बेरोजगारी या व्यापार चक्रीय बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। ईस्वी सन 1929 से 30 में अमेरिका में आई महामंदी की असर विश्व के ज़्यादातर देशों में देखने को मिली। इसलिए इस मंदी को विश्व महामंदी के रूप में जाना जाता है। वर्तमान समय में भी कई बार अमेरिका, इंग्लैंड जैसे विकसित देशों में इस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई पड़ती है। भारत में भी पूंजीवादी बाजार तंत्र का अस्तित्व होने से कई बार इस प्रकार की चक्रीय बेकारी दिखाई पड़ती है। जैसे कि भारत में हीरा उद्योग में कई बार उतार चढ़ाव आता है, कई बार इस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई पड़ती है। चक्रीय बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए राज्य को उत्पादन या विकास लक्ष्य कार्यों में पूंजी निवेश में वृद्धि करके अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाकर उनकी आय में बढ़ोतरी हो, ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे लोगों की आय बढ़ने से असरकारक मांग में बढ़ोतरी होगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने से रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी होगी। परिणाम स्वरूप चक्रीय बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है घर्षण जन्य बेरोजगारी। यदि उत्पादन पद्धति में चीज वस्तु की मांग या उत्पादन में परिवर्तन होने से या नव संशोधन और नई टेक्नोलॉजी के कारण बाजार में नई वस्तु के प्रवेश से बेरोजगारी का सृजन हो तो ऐसी बेरोजगारी को घर्षण जन्य बेरोजगारी कहते हैं। विकसित देशों में पुरानी उत्पादन पद्धति के स्थान पर नई उत्पादन पद्धति के आने से पुरानी उत्पादन पद्धति वाली इकाइयों में आर्थिक नुकसान होने से कई इकाइयों को बंद करना पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें लगे हुए श्रमिक नई उत्पादन पद्धति के अनुरूप काम नहीं सीखते। तब उन्हें बेरोजगार रहना पड़ता है। नई उत्पादन पद्धति के अनुसार काम सीखने के पश्चात वे फिर से रोजगार से जुड़ जाते हैं। अर्थात इस प्रकार की बेरोजगारी कम समय के लिए होती है। जैसे साधारण मोबाइल फ़ोन की जगह पर स्मार्टफोन के आने से साधारण मोबाइल फ़ोन के उत्पादन, विक्रय और मरम्मत के क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को रोजगार के अभाव में अनिवार्य रूप से बेरोजगार रहना पड़ता है। इस प्रकार की बेरोजगारी को घर्षण जन्य बेरोजगारी कहा जाता है।